हाइट एंड डिस्टेंस का आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो क्या कॉन्सेप्ट बनता है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रूफ है। चलो मैं समझाना शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। मैं बोला कि कोई अगर टावर था, टावर से किसी एक पॉइंट से एंगल थीटा फॉर्म होता है और किसी दूसरे पॉइंट से जो एंगल फॉर्म होता है, मान लेते हैं वो एंगल मेरा 90 माइनस थीटा फॉर्म होता है। अब 90 माइनस थीटा बोल दो या फिर अल्फा बोल दो या बीटा बोल दो, अल्टीमेटली इस दोनों एंगल का सम 90 आना चाहिए। कल को मैं इसे अल्फा बोल दूं और इसे बीटा बोल दूं, बस मुझे यह पता होना चाहिए कि इस दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो 90 डिग्री आ रहा है। इस छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, मेरा असली कॉन्सेप्ट क्या है कि जो दो एंगल फॉर्म कर रहा है, जो दो एंगल बन रहा है, वो दोनों एंगल का समेशन हमेशा 90 होना चाहिए। सर ऐसा क्यों हो रहा है, चलो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मैं बोला मान लेता हूं इसका हाइट h है और इसका लेंथ a है और इसका लेंथ b है। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में फोकस करेंगे, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में फोकस करेंगे तो क्या होगा, बोलोगे सर tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा बराबर होगा h अपॉन ए। और मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में फोकस करूंगा तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होगा सर h अपॉन बी। अब आप सभी को पता है कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा। तो मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होगा h बाई ए इंटू एच बाई बी। तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो गया, h इंटू एच स्क्वायर बराबर हो गया a इंटू बी, तो h बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो आप याद रख सकते हो जब दो एंगल का सम 90 हो तो जो आपका हाइट ऑफ टावर या फिर लेंथ निकल के आता है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ बोथ द डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द डिस्टेंस व्हिच आर मेड फ्रॉम द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट ऑफ टावर, कुछ भी बोल सकते हैं। यहां से जो डिस्टेंस होते हैं उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है हाइट। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आपको थीटा 90 माइनस थीटा दे दे या फिर कभी कभी ऐसे दे दे कि कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म हो रहा है, बोथ आर कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री का भी मतलब होता है कि दोनों का सम 90 है, कंप्लीमेंट्री, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जानते हो दिक्कत कब होगा, दिक्कत तब होगा कल को आपको परेशान करने के लिए वो बोलेगा कि एक जगह 75 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और दूसरे जगह 15 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, और इसका लेंथ मान लेता हूं, अपने घर की खेती है कुछ भी मान लेता हूं 8 है और इसका लेंथ मैं मान लेता हूं 32 है, तो बताइए h क्या आएगा। सवाल ऐसा दे देगा कि इसका लेंथ 75 डिग्री है, इसका एंगल 75 डिग्री है, इसका एंगल 15 डिग्री है, ये लेंथ 8 है, ये लेंथ 32 है, तो h का वैल्यू बताओ। वहां पे बच्चे परेशान हो जाएंगे, वो 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करने लगेंगे, 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करने लगेंगे, तो वहां पे वो सोच ही नहीं पाएंगे कि फिर से वही कॉन्सेप्ट है h इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इससे भी ज्यादा परेशान करना चाहे तो वैसे दे देगा कि ये एंगल मेरा 7 डिग्री है और ये एंगल मेरा 93 डिग्री है और ये मेरा x डिस्टेंस है, ये मेरा y डिस्टेंस है, तो h की वैल्यू क्या आएगी, 93 नहीं 83। तो यहां पे बच्चे वो देख नहीं पाएंगे 7 प्लस 83 90 हो रहा है। तो आपको हमेशा फोकस क्या करना है, आपने फोकस करना है मेरे भाई कि जो सम ऑफ बोथ द एंगल हो वो हमेशा 90 फॉर्म करे, हमेशा 90 फॉर्म करे। 90 फॉर्म करेगा, आप सीधा सीधा बोल दोगे h इक्वल टू अंडर रूट ए बी, 8 इंटू 32 अंडर रूट 256, 16 आ जाएगा, h बराबर अंडर रूट एक्स वाई। ऐसे इस छोटी सी बात को हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को समझने में परेशानी हुआ होगा, और पता नहीं एसएससी को बहुत प्रेम है इस सवाल से। अलग अलग शब्द लिख के देखो, यहाँ पे कंप्लीमेंट्री लिख के आया, हमने कंप्लीमेंट्री का स्पेलिंग गलत लिख, नहीं सही लिखा हो, हमें लगा कंप्लीमेंट्री का स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया। देखो एसएससी को कितना प्यार है, बहुत बार, एक आधी बार नहीं, कम से कम 10 से ज्यादा बार इस पर सवाल पूछा जा चुका है। देखो 15-75 अभी एग्जाम्पल लिया था ना, उस पर भी सवाल आया है। एक सवाल ये थोड़ा सा घुमा के रखा हूं मैं जिससे कि आप गलतियां ना करो रटा रटाया के चक्कर में। आ जाओ,
4 सवाल इस पे हम लोग करेंगे, 2 सवाल तो मैंने करा भी दिए। बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर 18 मीटर फ्रॉम इट्स बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विच इट आर कंप्लीमेंट्री द हाइट ऑफ द टावर इज। देखो आपको ना हमेशा सवाल पढ़ना है तो ध्यान देना है कि a प्लस बी 90 हो रहा है या फिर a प्लस बी कंप्लीमेंट्री हो रहा है या दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है। जैसे ही आपके दिमाग में ये दिखे, जैसे ही सवाल में दिखे कि सम ऑफ एंगल 90 हो रहा है या फिर सम ऑफ एंगल कंप्लीमेंट्री हो रहा है, तो आपके दिमाग में पहला स्टेटमेंट ये चलना चाहिए कि हाइट जो होगा अंडर रूट ए बी के बराबर होगा, सबसे पहला। और जरूरी नहीं कि ऐसा फोटो दे, ये बात भी मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं कि ऐसा फोटो दे, कल को आपको ऐसे फोटो बना देगा। देखो इस बात को भी आपको ध्यान देना है। वो बोलेगा कि एक टावर है जिसके एक साइड हम 20 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं और दूसरे साइड हम 70 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इसका लेंथ मान लेते हैं, अपने घर की खेती है 16 हो, इसका 9 मान लेते हैं, 16 है और इसका 9 है। बोलेगा एच का वैल्यू बताओ, बोलेगा एच का वैल्यू बताओ। कुछ और नहीं किया जा रहा है, बस इसको उठा के उस साइड कर दिए, इस त्रिभुज को उठा के उस साइड कर दिए। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि h ये a और ये b, तो h बराबर होगा अंडर रूट ए बी। 16 गुणे 9 144। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे मैं इस सवाल के फॉर्म में करा दिया हूं तो हवा में मत लेना। इजी लोगे, पेपर में सवाल आएगा मुंह बना के आओगे, पढ़ा तो सब था, आ नहीं रहा था, सर ने बताया नहीं था, ऐसा फील करोगे। मैं आपको एक बार में सारी चीजें बता रहा हूं एक ही जगह कि वो कैसे कैसे घुमा के प्रेजेंट करता है। वो ऐसे फोटो बनाने को देगा, ऐसा स्टेटमेंट देगा कि ऐसा फोटो बन जाएगा, वो फोटो को घुमा देगा। उस टाइम पे बच्चे बोलेंगे समझ में नहीं आया, नहीं, वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन डिफरेंट है उसका, कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता, कॉन्सेप्ट तो फिक्स है कि नहीं। चाहे ऐसे फोटो दे, चाहे वो 20-70 का डेटा दे, चाहे वो 30-60 का डेटा दे, चाहे वो 50-40 का डेटा दे, चाहे 53-37 का डेटा दे, सम अगर 90 आ गया, सवाल 1 सेकंड में बनना चाहिए। अब मुझसे क्या बोला है कि एक का लेंथ 32 है, एक का लेंथ 18 है, तो अंडर रूट 32 गुणे 18, अंडर रूट 32 गुणे 18। जैसे मैं 32 गुणे 18 देखा, 2 इसमें डाल दो तो 32 गुना 64 हो गया और ये 18 का 9 हो गया, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 8 दिया 24। 24 जो होगा करेक्ट आंसर होगा, 24 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको कोई दिक्कत? अगर इसका फोटो बनाना चाहो तो आप फोटो बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं आपको फोटो समझाऊं, फोटो तो क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर एंड 18 मीटर फ्रॉम इट्स बेस एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री। मान लो ये टावर था, इससे 2 एंगल फॉर्म हुआ, एक का लेंथ 18 था, सेम स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हुआ, एक का लेंथ 32 था, ये हाइट h था, ये जो बनने वाला एंगल है इनका सम 90 होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री का मतलब, तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है h इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स ऑफ लेंथ 16 मीटर्स एंड 9 मीटर इच x मीटर्स if the two angle of elevation of their respective top from the bottom of the other are complementary to each other, then the value of x। सवाल को समझना, बढ़िया सवाल है। 16 मीटर और 9 मीटर लंबाई वाले 2 खंभों के बीच की दूरी x मीटर है और उनके आधार से शिखर के एक दूसरे का उन्नयन कण परस्पर पूरक है। नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से, बोला है कि एक 16 मीटर का पिलर था और एक 9 मीटर का पिलर था, उनके बीच का डिस्टेंस x था, ठीक है। अब अगली लाइन बोला है कि उनके आधार से शिखर के एक दूसरे का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके टॉप से इसके बॉटम को मिला रहा हूं तो थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है और इसके टॉप से इसके बॉटम को मिला रहा है तो ये 90 माइनस थीटा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये अल्फा और ये बीटा हो रहा है, जहां पे अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है।
फिर से वही फोटो है, देखो कैसे फोटो घुमा दिया गया है, फिर से वही फोटो है। फोटो को ऐसे प्रेजेंटेशन, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। हमने कुछ नहीं किया है, हमने इसको ऐसे बेस बना दिया इस फोटो को, और इस पे एक लंबा और एक छोटा इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। फिर से वही है, प्रेजेंटेशन है, बस ये प्रेजेंटेशन है। अगर आप इसे बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे? बेसिक से करोगे तो ऐसे ही करोगे ना, कि मान लो कि ये 9 सेंटीमीटर का था, ये 16 का था, तो एक बार सर tan थीटा निकाल लूंगा, एक tan 90 माइनस थीटा निकाल लूंगा, तो 9 बटे एक्स 16 बटे एक्स, 16 गुणे 9 144 बटे एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू आएगा √16 गुणे 9, तो एक्स की वैल्यू 12। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो? कैसे एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि आपको पेपर में कैसे घुमाया जाएगा? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या है सवाल देखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पोल फ्रॉम अ 2 पॉइंट व्हिच आर 75 मीटर एंड 48 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। अल्फा एंड बीटा आर 75 डिग्री एंड 15 डिग्री। फिर से वही सर, 75 डिग्री और 15 डिग्री 90। कल को ऐसे भी दे दे 37 डिग्री और 53 डिग्री, फिर भी 90 बन रहा है ना। 18 डिग्री और 72 डिग्री 90 बन रहा है ना। 36 डिग्री और 54 डिग्री 90 बन रहा है ना। कोई भी वैल्यू दे, सम अगर 90 बन रहा है, आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि बेस से उसका डिस्टेंस जो है उसका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट कर दो। 75 गुणे 48, अगर इस 48 में 3 दे दे तो क्या हो जाएगा? 25 गुणे 144। 144 का स्क्वायर रूट 12 और इसका स्क्वायर रूट 5। 12 गुणे 5 60 आ जाएगा टावर की लंबाई। क्लियर है जी सर? एक सवाल हमने रखा है, इसका भाषा थोड़ा सा परेशान करने के लिए रखा है कि बच्चों को परेशानी हो। सवाल है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ऑफ 2 पॉइंट सिचुएटेड आइदर साइड ऑफ द टावर आर कंप्लीमेंट्री इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 42 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ 1 पॉइंट फ्रॉम द टावर इज 8 मीटर, देन द फाइंड द लेंथ हाइट ऑफ द टावर। एक मीनार से शीर्ष के मीनार के दोनों ओर स्थित दो बिंदुओं का औनमन कोटिपूरक है यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 42 है तथा एक बिंदु से मीनार की दूरी 8 है। अब देखो भाषा को समझो, हमने बोला ये मेरा टावर है, तो एक तरफ ये और एक तरफ ये, मान लेते थोड़ा इसको दूर रख लेते हैं और एक को नजदीक रख लेते हैं। बोला इस तरीके से है कि इन दोनों का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। मतलब अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि दोनों का सम 90 होना मस्ट है। अगली चीज क्या बोला है मेरे लाल? अगली चीज वो बोला है कि एक पॉइंट से टावर का डिस्टेंस 8 है और दोनों के दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी 32 है। दोनों के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 32 है। तो बोला है मीनार की ऊंचाई बताओ। सबसे पहला मुझे इस पॉइंट से डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो 42 से 8 गया सर, ये 36 होगा। ठीक है, देखो साफ साफ बोला है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 42 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ 1 पॉइंट फ्रॉम द अनदर इज डिस्टेंस ऑफ 1 पॉइंट फ्रॉम द टावर इज 8 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ 2 पॉइंट सिचुएटेड आइदर साइड ऑफ द टावर। यहां पर एक शब्द नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। नहीं तो क्या शब्द नहीं होना चाहिए? ये आइदर साइड। मीनार के दोनों ओर स्थित है, दोनों ओर नहीं होना चाहिए। मीनार के दोनों ओर अगर लोगे तो एक 8 हो गया, एक 36 हो गया। 36 8 है 288 का स्क्वायर रूट करोगे, जो कि कोई ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग मीनार के एक ही तरफ कर दें, सवाल का भाषा थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं, जो अगर हम लोग मीनार की एक ही तरफ कर दें तो ये डिस्टेंस 8 हो जाएगा और ये डिस्टेंस 42 हो जाएगा। अगर हम लोग जो पॉइंट है उसे मीनार के एक ही तरफ कर दें, मतलब इस पॉइंट को उठा के इधर कर दें, तो इस तरीके से तो इसे बनाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। जैसे इस तरीके से अगर ये सवाल हो इस लैंग्वेज पर, तो इसका आंसर होगा h बराबर 36 गुणे 8 288। तो आप बोल सकते हो 12√2 इसका हाइट आएगा। ये एक पॉसिबल आंसर है इस तरीके से। लेकिन अगर मैं बोलूं मुझे ऑप्शन को देखते हुए सब कुछ देखना है, तो मैं अगर सवाल का भाषा चेंज कर दूं कि वो दोनों एक ही तरफ स्थित है, अलग अलग तरफ नहीं है, तो आप बोलोगे इसके बीच का डिस्टेंस 8 है, इनके बीच का डिस्टेंस 42 है, लेकिन मैं टोटल डिस्टेंस इनके बीच का पूछूं तो 50 होगा, यहां से यहां तक का। तो यहां से यहां तक 8 और यहां से यहां तक 50,
तो जो हाइट होगा 8 गुणे 50, 400 का स्क्वायर रूट 20, इसका लेंथ 20 होगा, इसका लेंथ 20 होगा। क्लियर है? बोलेंगे जी सर एकदम क्लियर है, हर तरीके से क्लियर है। चलो अगला सिमिलरिटी का केस बनता है। सिमिलरिटी तो सबको पता होगा, छोटी सी चीज है, समानता, समरूपता। मतलब कोई कितना भी बड़ा साइज हो अगर उसका समरूप हो, इट मीन्स अगर मैं बोलूं कि एक ये बड़ा सा सर्कल है और ये छोटा सा सर्कल है, सर्कल के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक दूसरे के जैसे हैं, ये समरूप हैं। ये एक बड़ा सा ट्रायंगल है और एक छोटा सा ट्रायंगल है, इनके दोनों के दोनों ट्रायंगल कोई सा भी हो, बस ये दोनों समरूप है। एक छोटी सी चीज ध्यान देना होता है, जब ये दोनों समरूप होते हैं तो इनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर इसका साइड्स ए है, बी है और सी है, और इसका साइड पी है, क्यू है और आर है, तो ए अपॉन पी बराबर होगा बी अपॉन क्यू बराबर होगा सी अपॉन आर। चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ए अपॉन बी बराबर होगा इसके पी अपॉन क्यू के। यहां से भी कर दो, बी यहां ला दो, क्यू यहां भेज दो, पी यहां भेज दो, बी यहां ला दो। अगर मैं ऐसे ले लूं कि ए अपॉन सी, तो इसका पी अपॉन आर के बराबर होगा, पी अपॉन आर के। अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान देना है कि उनकी साइड्स की रेशियो, अगर मैं बोल दूं कि ये 8 है और ये 12 है, और मैं अगर बोल दूं कि ये मेरा 36 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का यही बात होता है कि उनके साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होता है। क्लियर है? क्लियर है। तो इस साइड्स का रेशियो क्या है? 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये 2 रेशियो 3 में है, तो ये साइड्स भी 2 रेशियो 3 में ही होंगे। मतलब आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 8 अपॉन 12 बराबर होगा 36 अपॉन एक्स, तो आपको वही बात आएगा कि 4 दूना 8, 4 नवा 36 और 2 छक्के 12, तो एक्स बराबर हो जाएगा 9 छक्के 54। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये अगर 2:3 में है तो मेरा ये भी 2:3 में होगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू 18, तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 तिया 54। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल में करना क्या है कि जिस रेशियो में उसका एक ट्रायंगल है उसी रेशियो में उसका सिमिलर ट्रायंगल भी होगा। अगर इस बात को आप समझ गए तो आपके सामने मैं 3 सवाल रखता हूं, 4 सवाल जो कि पेपर में भी आए हुए हैं, बार बार पूछते रहते हैं। मुझे पता है कि एक बार जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये सब सवाल 5-5, 7-7 सेकंड के सवाल हैं। देखने में ये कितना बड़ा सवाल लग रहा है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, 5 सेकंड का सवाल है। होता क्या है प्रॉब्लम कि बच्चे कॉन्सेप्ट समझते नहीं, रट्टा लगाते हैं। चलो करो, सवाल को पढ़िए, तब तक मैं एक घुट पानी पी लेता हूं। देखो आ जाओ। A vertical stick 12 meter long cast a shadow of 8 centimeter long on the ground. At the same time, a tower casts a shadow of 40 meter long on the ground. The height of the tower is. कैसे करोगे? अब मान लो इतना तो हम समझ गए कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। कैसे सर समझ गए? क्योंकि दोनों छाया ही ला रहा है। जस्ट एग्जांपल ऐसे होगा, एक वर्टिकल स्टिक है 12 सेंटीमीटर का, इस पे सनलाइट पड़ा, तो सनलाइट तो हमेशा सेम एंगल क्रिएट करेगा। सनलाइट पड़ा तो ये 8 मीटर का एक सनलाइट मान लो थीटा डिग्री का बना, और ये 90 हो गया। ये 12 का था तो 8 का छाया बन गया, यहां से सनलाइट पड़ा तो। और मान लो यहां पे कोई था, यहां से सनलाइट पड़ा, सेम बेस पे ले लेते हैं ना, यहां से कोई था, यहां से सनलाइट पड़ा, तो इसका लेंथ 40 नहीं है। टावर कास्ट शैडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। अभी टावर का लेंथ नहीं पता, लेकिन इसका शैडो जो है ना वो 40 का बन रहा है। अब हमें बहुत अच्छे से पता है
कि सन का तो एंगल ऑफ एलिवेशन हर चीज के लिए सेम होगा, चाहे हम टावर लगा दे, चाहे हम बड़ी बिल्डिंग लगा दे, चाहे हम छोटी बिल्डिंग लगा दे, वो तो बिल्डिंग पे डिपेंड नहीं करता उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, वो अपने जगह पे फिक्स है, वो अपने जगह पे फिक्स है। अब तुम्हारे जो ये साइज होगा बिल्डिंग का, टावर का, हर चीज का, उसका लेंथ उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, सन के एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि सन का एंगल फिक्स है। सन का एंगल यहां पे भी थीटा बनेगा और ये 90। अब हमें पता है कि ये 90 है, थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है। सर ये दो ट्रायंगल थे, दोनों एक दूसरे के समरूप थे, क्योंकि दोनों के द्वारा फॉर्म किया गया एंगल सेम है। समरूप होने के कुछ कंडीशन होते हैं जो कि मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा। तीनों एंगल अगर सेम हो गए तो वो दोनों के दोनों ट्रायंगल समरूप होते हैं। अब ये 90, ये भी 90, ये थीटा, ये थीटा, तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर समरूप हो गए तो जो इनके साइड्स का रेशियो होगा वो समान होगा। तो हमने साइड्स का रेशियो निकाला, 4 तिया 12, 4 दूना 8। सर ये 3:2 में है, तो इनके भी साइड 3:2 में होंगे। जी सर, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या है 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 20, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगा 3 गुणे 20, 3 गुणे 20 60, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 60, 3 यूनिट की वैल्यू होगी 60। क्या आपको कोई दिक्कत है? कैसे हो सकता है? हम यही हैं, देखो इसको करो, सीपीयू में आया है। एट अ सर्टेन टाइम ऑफ अ डे ए ट्री 5.4 मीटर height cast a shadow of 9 meter if a pole cast a shadow of 13.5 meter at the same time the height of the pole is। सेम चीज है, वही सिमिलरिटी का केस है कि ट्रायंगल जो होगा दो सिमिलर बनेगा, तो आप बोलोगे जो इनके साइड्स का रेशियो होगा वो उनके साइड्स का रेशियो होगा। इसके साइड का रेशियो क्या है, ट्री का हाइट 5.4 मीटर है और 9 मीटर का शैडो बना रहा है, तो 5.4/9। उसका सर पोल का हाइट मैंने मान लिया h है और जो शैडो बन रहा है 13.5 का बन रहा है, तो दोनों का रेशियो बराबर कर दो। यहां पे भी आप ऐसे कर सकते थे सीधा सीधा कि 12:8 बराबर होगा x/40। ये मुझे नहीं पता था, सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा, 60 ही आएगा। सेम काम आपने यहां पे कर दिया। अगर आप रेशियो काटोगे तो क्या होगा, 18 तिया 54, 18 पचे 90, 5 से काटे 27 पचे 135, 2.7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 तिया 81। जो पोल का हाइट है वो 8.1 मीटर है और वो 13.5 मीटर का शैडो कास्ट कर रहा है। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। तो अगले सवाल को सॉल्व करो। बोला पर्सन वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रोड नियर अ मॉल, ही वॉज 1215 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल फ्रॉम द रोड इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ अ ट्री व्हिच इज in between him and the mall was exactly in a line of sight with the top of the mall. The tree height is 20 meter and the 60 meter away from the him. How tall is the mall? बढ़िया सवाल है, मतलब भाषा में बहुत घुमाया गया। एक व्यक्ति एक मॉल के पास सड़क पर खड़ा था, ठीक है भैया, वो मॉल से 1215 मीटर दूर था। मान लेते हैं मॉल ये है, तो 1215 मीटर दूर यहां पे वो आदमी खड़ा है। आगे बोला गया, फिर से देखो क्या बोला गया कि सड़क से मॉल के शीर्ष पर इस तरह से देखने में सक्षम था कि पेड़ की चोटी जो उसके और मॉल के बीच में है बिल्कुल शीर्ष के साथ दृष्टि के अनुरूप ही थी। जैसे यहां पे वो इस तरह से ऐसे देख रहा है, तो बीच में एक पेड़ भी पड़ रहा था, मान लेते हैं ये, और यहां से भी एक एंगल फॉर्म हो रहा था। ठीक है, पता क्या था कि जो ट्री का हाइट था वो 20 मीटर था और जो इनके बीच का डिस्टेंस था वो 80 मीटर था और जो मॉल के साथ इसका डिस्टेंस था वो 1215 मीटर था। अगर हम बोले तो ये भी सिमिलर ट्रायंगल का केस है। ये सर 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। बड़े वाले ट्रायंगल में देखो तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है। मतलब जो ये बड़ा छोटा वाला ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। बोलोगे जी सर, तो जो इसका और इसका रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा। 60 है ना, वही बोलूं, आंसर क्यों नहीं आ रहा है सर? ये 20 तिया 60 1:3 में है, मतलब 3 गुना हुआ है। तो 3 का वैल्यू पता है, 1 का वैल्यू निकाल दो, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 405 मीटर का होगा। 20 तिया 60 ये 1 से 3 हुआ है, तो ये भी 1 से 3 हुआ होगा। तो 3 का वैल्यू पता है, 1 का वैल्यू 405 है। पेपर में पेन उठाने की नीड नहीं थी इस सवाल के लिए। समझदार आदमी अगर हो तो पेन बिना उठाए इसे सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, ठीक है। इफ एंगल इज नॉट गिवन, ये आपको रेशियो के कॉन्सेप्ट से कुछ सवाल फॉर्म बनते हैं। सीधे हम लोग सवाल पे ही मूव करते हैं। ये कैसे रेशियो के कॉन्सेप्ट डाल के आपसे सवाल पूछा जाता है।
और कैसे आप रेशियो को यूज करोगे, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी का सवाल बनता है ना, उस तरीके से। और कुछ सवाल जो हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और बच्चे परेशान होते हैं, उन सबको आप डील करोगे। देखोगे तो सीडीएस में, सीजीएल में, सीपीओ में, हर जगह ये एंगल ना देके इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, रेशियो बेस्ड। हमने भी 3-4 सवाल रख रखा है। ये मेंस का सवाल है, 2 सवाल जो थे। चलो आइए भैया इसे करते हैं। इफ एंगल इज नॉट गिवन तो क्या होगा, सवाल को पढ़िएगा। TF इज टावर विथ F ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम A इज x डिग्री सच दैट 10x बराबर 2/5 एंड A बराबर 200 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम अ नियरर पॉइंट B इज y डिग्री विथ BF बराबर 80 मीटर। द वैल्यू ऑफ y डिग्री इज। समझो, TF जमीन पर F के साथ एक टावर है। T रूप A का उन्नयन कोण x डिग्री इस प्रकार है कि 10x बराबर 2/5 है। मान लेते हैं ये x है और जहां पे 10x डिग्री का वैल्यू 2/5 है, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2 अपॉन बेस कर दी। आगे क्या बोला देखो, यहां पर A पर है, F बराबर 200 है। अब 5 यूनिट का वैल्यू खुद बोल दिया 200 है, तो 5 चौक के 20, 2 यूनिट का वैल्यू 2 गुणे 40, 80 होगा। मतलब जो लेंथ ऑफ टावर अगर मुझसे पूछे तो मैं बोल दूंगा 80 का है। आगे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम अ नियरर पॉइंट B इज y डिग्री। अब कोई पॉइंट B के साथ उसका जो एंगल बन रहा है y डिग्री बन रहा है, तो बेहतर तो आप इतना तो समझ ही सकते हो, बोला है लेंथ ऑफ BF बराबर 80। अब B से F अगर 80 है तो इतना तो समझदार हो ही कि आप ये बोल दोगे कि वो बीच में होगा, क्योंकि A से F 200 है तो BF वहीं बीच में होगा। अब हमने बोला सर ये B यहां पर है, तो BF का लेंथ खुद बोल रहा है 80 है, और इस पॉइंट पर y डिग्री T के साथ ये लेंथ बना रहा है, एंगल बना रहा है, y डिग्री एंगल बना रहा है। मुझसे बोला है कि y डिग्री का वैल्यू क्या होगा। समझदार बच्चे हो कि सर इस ट्रायंगल पे जब हमने फोकस किया तो हमें क्या मिला कि जो हाइट है और जो बेस है वो दोनों 80 और 80 है, और जब दोनों बराबर कब होते हैं, जब 45 का केस बनता है, तो y डिग्री जो होगा 45 होगा। क्या आपको कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा है? हो ही नहीं सकता सर। एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट द 10A बराबर 8/15। मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार से शिखर के उन्नयन कोण 10A 8/15 है। लो भैया 8/15 हमने कर दिया, यहां पर A ले लिया और ये 8/15 कर दिया। रेशियो है तो हम इसे घेर देते हैं। ऑन वॉलिंग 107 मीटर टुवार्ड्स द टावर, भैया थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि नजदीक जा रहा है, तो थोड़ा दूर कर देते हैं। एक काम करें क्या, एक काम करते हैं, थोड़ा इसको दूर कर, थोड़ा फोटो बड़ा कर देते हैं, तो दिक्कत होगा। सॉल्यूशन कराऊंगा ना तो उसी में किचिर पिचिर मच जाएगा। ये A है और यहां से मान लो एंगल बना और A डिग्री का यहां बना, तो ये 8/15 हो गया, 8:15। फिर क्या हो रहा है, जब 117 मीटर उसके करीब जा रहा हूं तो मेरे इतने करीब आ गए कि मैं नया एंगल बना दिया 10B, और 10B बराबर 3/4 हो गया। मान लो जब मैं 117 मीटर आगे गया तो कोई पॉइंट यहां तक पहुंचा होगा, और यहां से हमने एक और एंगल फॉर्म किया जो B था, और 10B जो था ना वो 3:4 था। अब सर हमें क्या पता चला है, हमें क्या पता चला कि आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस 15 यूनिट है, और जब आप 10B ले रहे हो तो 3:4 हो रहा है। अच्छा सर, तो हम बोलेंगे हाँ, आप एक बात बताओ, तो बोलेंगे क्या, कि जो हाइट है हाँ वो तो बराबर होना चाहिए ना। हाँ, चाहे मैं 8:15 लिखूं, चाहे मैं 3:4 लिखूं, ये हाइट तो दोनों ही केस में बराबर होना चाहिए। हाँ, हमने बोला हाइट को बराबर कर दो, उसके लिए हमने 8:15 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3:4 में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब जो 3:4 था इसमें हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, और जो 8:15 था उसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 3 8 24 और 15 3 45 हो गया, और ये 8 3 24 और 8 4 32 हो गया। अब भी ये 3:4 में है, अब भी ये 8:15 में है, बस जो हाइट ऑफ टावर है
उससे हम लोग 24 यूनिट कंसीडर कर सकते हैं? बोलोगे हाँ। और जब इसे हम 24 यूनिट कंसीडर कर रहे होंगे तो जो मेरा 10B होगा वो 24:32 होना चाहिए जी। तो हमने यहां पे 24:32 कर दूंगा। बोलेंगे ठीक। और जब हम लोग 10A देख रहे होंगे तो 24:45 होगा, तो हम यहां पे 24:45 कर देंगे। अब क्या आपको समझ में आया कि हमने एक रिलेशन देखा जहां पे हमें ये पता है हाइट 24 यूनिट है, ये डिस्टेंस 32 यूनिट है और ये डिस्टेंस 45 यूनिट है। सर ये डिस्टेंस 45 यूनिट है और ये डिस्टेंस 32 यूनिट है, जो ए से बी तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 13 यूनिट। लेकिन सर, तो हम बोलेंगे हाँ, आप ये देखिए कि बोला गया है कि 117 मीटर चल के आया है और आप बोल रहे हैं 13 यूनिट चल के आया है। इट मीन्स कि 13 यूनिट इक्वल्स टू 117 मीटर। 13 यूनिट इक्वल्स टू 117 मीटर्स। बताना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। व्हाट इज द हाइट ऑफ मीनार? 24 यूनिट। 13 यूनिट बराबर 117, तो 1 यूनिट बराबर 9, तो 24 यूनिट बराबर 24 गुणे 9, 216। हाइट ऑफ मीनार जो होगा वो 216 होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलोगे एकदम होगा मास्टर, कैसे नहीं होगा? इस सवाल को करो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई टावर, angle of depression of a 2 point P and Q on the opposite side of the base of the tower on a level ground is theta and phi। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक तरफ थीटा है एक तरफ फाई है। आगे देखो, अब मैं बोलूं कि सच दैट tan थीटा बराबर 3/4 एंड tan फाई बराबर 5/8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द P एंड Q। खाना थोड़ा ज्यादा खा लिया हूं, डका रहा है ना, ऐसे जनरली नहीं आता ना मेरा। खाना खा के सोने का मन करता है, कौन चाहता है पढ़ना पढ़ाना, लेकिन क्या करोगे भाई, जीवन है। जब तक नौकरी नहीं था तो खा के पढ़ना है, नौकरी है तो खा के पढ़ाना है। देखो अब हम लोग क्या बोले कि एक 75 मीटर हाई टावर था, मान लीजिए उसके दोनों साइड दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे। लो भैया ये भी ले लिया, ठीक है ठीक है, आ जाओ भैया। अब हम लोग क्या बोल रहा है कि हमसे बोला एक बार थीटा फॉर्म हो रहा है और एक बार फाई फॉर्म हो रहा है। ठीक है, लो भाई ये भी मान लीजिए, ये पी है और ये क्यू है, और पी के साथ थीटा है और क्यू के साथ फाई है, क्यू के साथ फाई है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोले कि tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4, तो ये tan थीटा 3:4 आ गया, और tan फाई 5:8, ये सर 5:8 हो गया। फिर से सर वही कहानी, कौन सा कहानी? सर यहाँ पे हाइट 3 यूनिट शो किया जा रहा है और यहाँ पे हाइट 5 यूनिट, ये तो हाइट बराबर होना चाहिए ना। बोलेंगे जी। तो हमने इस पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरे में 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3×5=15, मतलब हाइट मेरा मेनली 15 हो गया, और ये हो जाएगा 3×8=24, तो ये मेरा 24 हो गया, और ये 5×4=20, ये मेरा 20 हो गया। समझ में आया? क्या था ये 3:4 था, तो इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 5:8 था, तो हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 15:24 हो गया, और एक मेरा 15:20 हो गया। कोई समस्या? हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता। आप सिखाएं और समस्या हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चलो देखो, अब मेरा क्या है, ये लेंथ मेरा है 15, लेकिन गिवन है 75, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या गिवन है? 75। ये मेरा लेंथ है 20 और ये मेरा लेंथ है 24, तो पूरा हो जाएगा 20 और 24 44, और मुझसे पूछा गया है मेरे लाल कि पी और क्यू का डिस्टेंस बताओ, जो कि 44 यूनिट है। तो 15 यूनिट का वैल्यू मुझे गिवन है और 44 यूनिट का वैल्यू मुझसे पूछा है। 15 यूनिट बराबर 75, तो 1 यूनिट बराबर 5, और 44 यूनिट बराबर 44 गुणे 5, 220। क्लियर है? क्लियर है? क्या कोई समस्या है या कोई कष्ट है या कोई पीड़ा है या कोई परेशानी है? नहीं है तो इसे सॉल्व करो, बैठने थोड़ी आए हो, मूवी थोड़ी चल रहा है। क्या है सवाल कि एट अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द
base of a monument, the angle of elevation of the top of the monument is found to be such that its tangent is 1/5। एक स्मारक के आधार से मध्यम से एक क्षैतिज रेखा पर एक बिंदु पर स्मारक के शीर्ष का उन्नयन कोण ऐसा पाया गया कि उसका टेंजेंट 1/5 है। लो भैया, हमने बोला कि इसका टेंजेंट 1/5 है। मान लो ये थीटा है तो ये 1 है तो ये 5 है, 1/5 है। ऑन वॉकिंग 138 मीटर टुवर्ड्स द मॉन्यूमेंट, जब हम लोग 138 मीटर आगे वॉक करके गए तो क्या हो रहा है, द सीकेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 193/12। जब हम लोग कहीं और पार करके गए 138 मीटर तो हमें क्या मिला, जो इसका सीकेंट है सेक थीटा है, मान लो ये सेक अल्फा बन रहा होगा तो अल्फा है, जो सेक अल्फा है वो √193/12 है। अब सेक थीटा होता क्या है सर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर 193 हाइपोटेनस है और ये बेस है तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, 193 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 193 से 44 गया क्या होगा, 13 से 4 गया 9 और 18 से 14 गया 4, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा। करके देख लो, 193 माइनस 144 बराबर 49 का स्क्वायर रूट 7। मेरा जो परपेंडिकुलर आया वो 7 यूनिट आया। मैं साफ साफ बोलूंगा, अगर ये मेरा 193 यूनिट है और ये मेरा 12 यूनिट है तो ये मेरा 7 यूनिट है। उल्टा बोल दिया, सही तो बोला था ना। बेस 12 है, ये बेस 12 है तो ये मेरा 7 है, ये मेरा 7 है। ये जब मैं सेक अल्फा देख रहा हूं तो ये √193, 12 और 7 आ रहा है। लेकिन सर हमें एक बात आप बताओ क्या बताएं, ये जो हाइट है वो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। हाँ, तो यहां पर सर एक हाइट है, यहाँ पे 7 हाइट है, तो ऊपर वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले में 1 से, तो 7 एकम 7, तो ये हाइट हो गया 7। 1 से करोगे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, वैसे ही रह जाएगा। और जब 7 से करोगे तो ये 7 5 35 हो जाएगा, ये 7 5 35 हो जाएगा। मतलब जो मेरा टेंजेंट था वो 1/5 है। हाँ सर, 7/35 का मतलब 1/5 है। जो सीकेंट था वो 7 12 193 है। हाँ सर वो भी है। तो हमारा सब जगह सब कुछ सही है। हमसे बोला है कि 138 मीटर गया है, लेकिन गया कितना यूनिट है, 35 से 12 गया सर, गया तो 23 यूनिट है। इट मीन्स 23 यूनिट बराबर है 138 के, 23 यूनिट बराबर है 138 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 6 के। तो हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट क्या होगा। सर 7 गुणा 6 42, हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट 42 होगा, हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट 42 होगा। क्लियर है, क्लियर है। आ जाओ, एक बहुत ही पॉपुलर टाइप है। जब मैं सीपीयू 2019 दे रहा था तो उसमें से एक सवाल आया था, जिसको टाइप याद होगा वो सवाल जितना तेज करेगा उतना कोई बच्चा नहीं करेगा। करने को तो और भी लोग करेंगे बेसिक से एक पन्ना लिख के, लेकिन एक छोटा सा स्टेटमेंट याद होगा जिसे, उस स्टेटमेंट को यूज करके ना बड़े बड़े सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं, बड़े बड़े सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। 3 सवाल हमने रख रखे हैं इस टाइप पर, तीनों के तीनों को फटाफट निपटा देना है। चलिए आइए टाइप देखते हैं। टाइप क्या है, कॉन्सेप्ट। अगर मैं बोलूं मेरा ये ट्रायंगल है जो यहां पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और ये हाइट h है। अगर मैं मान लूं कि ये x है तो h और x में एक रिलेशन आता है। जानते हो क्या आता है सर? अगर मैं लिखूं tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर tan थीटा इक्वल टू आएगा h/x। अगर मैं बोलूं कि cot थीटा बराबर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर cot थीटा बराबर आएगा x/h। तो x बराबर क्या आएगा, h cot थीटा। तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, बस आपको यही याद रखना है, बस ये छोटी सी बात याद रखना है कि अगर ये h होता है और यहां पे थीटा एंगल फॉर्म होता है तो इसका लेंथ h cot थीटा होता है। फिर से एक बार ध्यान दो, अगर इसका लेंथ h है और ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो जो ये लेंथ होगा वो h cot थीटा होगा, जो ये लेंथ होगा वो h cot थीटा होगा। अगर ये h है, यहाँ एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, तो ये लेंथ h cot थीटा। बहुत सारा चीज रटवा सकता हूं लेकिन नहीं रटवा रहा हूं, सिर्फ एक रटवा रहा हूं। अगर चाहूं तो मैं साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, सबके फॉर्म में रटवा दूं। हमें क्या, हमें तो लिख के चला जाना है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, तो सिर्फ एक याद कर लो काफी है। ये जो होगा h cot थीटा होता है, बस इसको याद कर लिए। देखो सवाल,
द हाइट ऑफ अ टावर इज h and the angle of elevation of the top of the tower from a point on the plane is alpha. On moving a distance h by 2 towards the tower, the angle of elevation become beta, the value of cot alpha minus cot beta. सवाल समझ में आया? देखो सवाल समझो। एक मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है, और समतल से एक बिंदु से मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है, अल्फा। फिर बोला कि अगर मैं h by 2 डिस्टेंस मूव करता हूं, चलो कर गया मूव, एक सर्टेन पॉइंट पे जाके जब h by 2 मूव कर गया तो मुझे बीटा का एंगल फॉर्म होता है, मुझे एंगल बीटा फॉर्म होता है। तो हमसे पूछा है कि कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा का वैल्यू बता दो, हमसे कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा का वैल्यू बता दो। अब जनरल तरीके से सॉल्व करोगे, आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे, और इसमें सवाल एक नहीं बहुत पूछे गए हैं कि अगर ये h होता है और ये एंगल थीटा है तो ये h cot थीटा बनता है। बस इस छोटी सी बात को आप याद रखे हो, देखो कितना तेज होगा। आपसे मैं बोला सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, सर ये h है और यहां एंगल बीटा फॉर्म हो रहा है, तो इसका लेंथ क्या होगा? बोलोगे सर h cot बीटा, और ये अल्फा फॉर्म हो रहा है तो यहां क्या एंगल होगा? h cot अल्फा। अब मैं बोलूँ h by 2 डिस्टेंस किसके बराबर होगा? h cot अल्फा माइनस h cot बीटा। तो h cot अल्फा माइनस h cot बीटा बराबर किसके होगा? h by 2 के। h से h खत्म, तो cot अल्फा माइनस cot बीटा बराबर 1/2 होगा। आपसे cot अल्फा माइनस cot बीटा ही पूछा था, आपसे cot अल्फा माइनस cot बीटा ही पूछा था, जिसका वैल्यू 1/2 आएगा। इसे करो। ए पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन रोड, ये आपका 2019 सीपीओ का सवाल है। Which goes in the north and south direction, PQ are 2 points towards the north of the pole such that PQ बराबर B and the angle of the elevation of the top of the pole is P and Q are alpha beta respectively, height of the pole is। समझो सवाल को। बोला है कि एक रोड पे वर्टिकल ऐसे टावर खड़ा है, इसके नॉर्थ में दो, अब मान लो ऐसे, आप यहां पे फोटो बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, इस वजह से समझा रहा हूं हाथ पे। अब बोला है कि उत्तर दक्षिण दिशा में खड़ा है, ठीक है, पी क्यू ध्रुव के उत्तर की तरफ है, मान लेते हैं नॉर्थ की तरफ है, वहां पे पी और क्यू दो बिंदु हैं, जहां पे पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस बी है, जहां पे पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस बी है, और वो पी के साथ अल्फा डिग्री का और क्यू के साथ बीटा डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। मुझसे हाइट ऑफ पोल पूछा है, हाइट ऑफ पोल मैं मान लेता हूं h, और मुझे पता है कि p के साथ अल्फा और q के साथ बीटा डिग्री बना रहा है, और पी क्यू का लेंथ b दिया हुआ है। तो मैंने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि अगर ये बीटा है और ये h है, तो जो मेरा ये लेंथ आएगा वो क्या आएगा? h cot बीटा, और जो ये लेंथ आएगा वो क्या आएगा? h cot अल्फा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं इस h cot अल्फा से इस h cot बीटा को माइनस कर दूं तो b आएगा। जी सर, h cot अल्फा से cot बीटा को माइनस किया, मुझे b मिला, तो मुझे h का वैल्यू क्या मिलेगा? b अपॉन cot अल्फा माइनस cot बीटा, b अपॉन cot अल्फा माइनस cot बीटा, बी अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। हमने लग रहा है कहीं गलती कर दिया अल्फा बीटा लेने में, समझ जाओ। पी और क्यू ध्रुव के उत्तर की ओर दो बिंदु, जैसे पी क्यू बराबर बी है, पी क्यू पर ध्रुव के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा। देखो आंसर तो वही आएगा, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा टिक कर दो, सही हो जाएगा। क्यों? हमने पी और क्यू ऐसे लेना चाहिए था ना, हमने क्यू को यहां और पी को यहां लेना चाहिए था। जानते हो, मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मिस्टेक इसको नहीं बोलेंगे खास। देखो मैं बता दे रहा हूं, आप समझ जाओगे उत्तर में कहां चेंज कैसे आया है, उत्तर में चेंज कैसे आया इसको समझ जाओगे। देखो ये जो Q है और ये जो P है और ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है, इसके प्लेसमेंट हमने गलत ले लिए और कुछ नहीं। देखो जो P है वो यहां आएगा, तो जो एंगल अल्फा है वो यहां फॉर्म होगा,
और जो Q है वो यहाँ आएगा, तो जो एंगल बीटा है वो यहाँ आएगा। अब PQ डिस्टेंस हो गया, B वैल्यू है। अब ये H कॉट अल्फा बनेगा और ये H कॉट बीटा बनेगा। तो अब H कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा होगा, तो उत्तर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा होगा। बस और कुछ चेंज नहीं है, सवाल वही बेसिक सा है, सवाल वही बेसिक सा है, हलवा सवाल। बस मैं आपको दिखाया कि PQ लेने में थोड़ा एरर कर दिया था। चलो इसको करो। सवाल को पहले पढ़ेंगे हम लोग। क्या है सवाल? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ ट्री आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष और उसके फुट का जो एंगल है वो एक्स और वाई है। एक्स और वाई, अल्फा बीटा नहीं, एक्स और वाई। ठीक है, बोला इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज एच, हाइट ऑफ द ट्री इज एच। तो अब से बोला है कि बिल्डिंग क्या हाइट क्या होगा, देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। चलिए करिए भैया, बिल्डिंग का हाइट बताइए क्या होगा, कोई आइडिया हो तो कैसे निकाले बताओ। अगर हम बोले ये मेरा के है, ये मेरा तो एच होगा ही, क्योंकि ये एच है तो ये भी एच होगा। ये क्या होगा, के एक कॉट एक्स, के कॉट एक्स, तो ये भी सर के कॉट एक्स होगा, ये भी के कॉट एक्स होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर सर दूसरे तरीके से देखें तो इसका पूरा लेंथ क्या है, पूरा लेंथ है एच प्लस के, तो एच प्लस के क्या होगा। अगर भवन का ऊंचाई निकालना था ना, हम लोग एक काम कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उसको के ले लिया हूं, ठीक है, के ना लेना चाहिए था, लेंदी हो जाएगा। चलो अब ले लिया हूं तो ऐसे ही सॉल्व करा देता हूं, नहीं तो कुछ लोग सोचेगा कुछ भी पढ़ा देता है। सॉल्यूशन देखो आसान हो सकता है, एक और तरीका मैं बता दूंगा आपको, मेरे दिमाग में आ गया। हमने के लिया तो ये के कॉट एक्स हो गया, इसका हाइट एच है तो ये हाइट एच हो जाएगा, उसी तरीके से के कॉट एक्स है तो ये भी के कॉट एक्स होगा। अब इस पूरे का लेंथ एच प्लस के है, तो ये जो होगा एच प्लस के कॉट वाई होगा। अब हम बोल सकते हैं कि इसका लेंथ एच प्लस के कॉट वाई है और इसी का लेंथ के कॉट एक्स है, तो एक दूसरे के बराबर होगा। तो एच प्लस के कॉट वाई बराबर होगा के कॉट एक्स। अब क्या है, के को हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे, के का वैल्यू क्या आएगा, इसके कॉट वाई को उधर भेज दो, तो एच कॉट वाई बराबर होगा के इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। तो सर के का वैल्यू आया एच कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। अब मुझे के का वैल्यू मिला है, मुझे सिर्फ इसका लेंथ मिला है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे तो पूरा एच प्लस के का लेंथ चाहिए, मुझे पूरा एच प्लस के का लेंथ चाहिए। तो मैं इसमें अब एच जोड़ दूंगा, इसमें अब एच जोड़ दूंगा, तो इसमें अब एच जोड़ दो, वही बोला ना लेंथी हो गया थोड़ा सा, इसमें एच जोड़ोगे तो क्या होगा, एच कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई प्लस एच। जब सॉल्व करोगे तो एच कॉट एक्स माइनस एच कॉट वाई आएगा, एच कॉट एक्स माइनस एच कॉट वाई आएगा, तो एच कॉट वाई से एच कॉट वाई कट जाएगा, तो बचेगा एच कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, ऑप्शन सी, एच कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। ये आपका बेसिक से सॉल्व हो गया, जब आपने इसको के माना और ये एच है, और इस तरीके से एच प्लस के का वैल्यू निकाल लिया। कोई दिक्कत है तो बताना। सर कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का। आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया हूं, एक बार इसे के लिया हूं तो ये के कॉट एक्स हो गया, ये एच प्लस के है तो ये एच प्लस के कॉट वाई हो गया। यहां से हमने के का वैल्यू निकाला और उसमें एच जोड़ दिया। मैं एक बात बताऊं, क्या सिखाना चाहता था, देख लो, अलग अलग साइड पे करा रहा हूं। कुछ ऐसा फिगर था जहां पे ये एच था, तो हमने क्या बोला था, हमने इसको के मान लिया था, उसको के मत मानो, इस पूरे का लेंथ एच मान लो। इस पूरे का लेंथ एच मानोगे तो ये छोटू का लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा एच, तो ये बचे हुआ का लेंथ क्या हो जाएगा, एच माइनस एच। इसका तो लेंथ एच हो जाएगा, इसके वजह से हमने पूरे का बड़ा एच मान लिया, तो इसे घट गई, ये एच माइनस एच हो गया। यहां पे एक्स बन रहा था तो ये एच माइनस एच कॉट एक्स हो जाएगा, और यहां बड़ा एच है तो ये वाई बन रहा था, तो ये एच कॉट वाई हो जाएगा। ऐसे ही बन रहा था ना, देखो ऐसे ही बन रहा था ना, ऐसे ही बन रहा था, हमने मान लिया। अब मुझे पता है ये एच कॉट वाई बराबर होगा एच माइनस एच कॉट एक्स के, तो यहां पे बराबर कर दोगे,
एच कॉट वाई बराबर होगा एच माइनस एच कॉट एक्स के। तो आप बड़े एच को एक तरफ करो, तो बड़े एच को एक तरफ किया तो ये आ गया कॉट वाई, ये आ गया एच कॉट एक्स छोटा एच बराबर एच कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। तो आपके जो स्टेप है ना बच गए। आपको बड़ा एच का वैल्यू सीधा निकल के आ गया एच कॉट एक्स अपॉन एच कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। मतलब आपको दो बार नहीं सॉल्व करना पड़ा, सीधे आप हाइट ही निकाल लिए एच कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। वैसे केस में क्या करना पड़ा था कि एक बार आपको के निकालना पड़ा था, फिर एच ऐड करना पड़ा था। इसी वजह से मैंने बोला कि हमने क्या, अगर डायरेक्ट इस पे काम करते तो हमारा आंसर जल्दी आता। हमने इस छोटे पे काम किया था तो आंसर थोड़ा लेंदी हो गया था। हमने सीधा बड़े वाले पे काम किया, आंसर हमारा एक लाइन में निकल के आ गया। कोई समस्या हो तो बताओ, हो ही नहीं सकता, हम पढ़ा रहे हैं और समस्या हो जाए। लैडर स्लाइडिंग प्रॉब्लम, अगर आपको बोलूं लैडर स्लाइडिंग प्रॉब्लम में कोई रट्टा रुट्टी हम लोग नहीं करेंगे। सीडीएस में भर भर के सवाल आए हुए हैं, समझने का कोशिश करना। मैं सीधे सारे के सारे सवाल आपके सामने लाता हूं, कोई रट्टाबाजी नहीं होगा कुछ भी। चलो आगे हम लोग छोड़ देते हैं, और दो सवाल होंगे जब आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होते हैं तो किस तरीके के सवाल बनते हैं। पहले लैडर स्लाइडिंग हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सवाल को आप पढ़ने का कोशिश करो और पढ़ के समझने का कोशिश करो, फिर मैं कराता हूं। बोला एक लैडर है जो 5 मीटर लंबा है, इज स्टैंडिंग, देखो ऑन अ वॉल लिखा है, कभी कभी स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल लिखा रहता है, तो आपको फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अगेंस्ट भी लिखा है ना तो भी आपको वो सही है। जैसे मैं बोल दूं आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, या फिर आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द बोर्ड, आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द कार, वो सही होता है। फ्रेजल वर्ब में हम लोग बहुत बार मिस्टेक करते हैं, ये तो अगेंस्ट हो गया, मतलब ये नहीं होगा। अगेंस्ट यहाँ पे विरोध कर रहा होता है, उसके खिलाफ खड़ा होना, लेकिन यहाँ पे स्टैंड अगेंस्ट ही सही होता है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे स्टैंड ऑन का मतलब होता है सपोर्ट करना। मैं स्टैंड ऑन कर रहा हूँ उसके बात को, स्टैंड ऑन मतलब सपोर्ट करना भी होता है। ये छोटी छोटी चीजें याद करो। अपन तो मतलब बूढ़े हो गए अब, मतलब 3 साल 2.5-3 साल हो गए इंग्लिश छोड़े हुए, समझ रहे हो ना, एसएससी के फील्ड में। देखो क्या है सवाल, मुझे लगता है कि अब भी मैं मतलब टेस्ट दूं तो 130-140 तो आएगा। मैं ये नहीं बोल सकता 160-170 आएगा, लेकिन हाँ 1-1.5 महीना 2 महीना पढ़ाई कर ले तो 150 प्लस आने लगेगा रेगुलर। अभी 130-140 आएगा, जैसे इंग्लिश वगैरह में कुछ गलत हो जाएगा, जीके में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, रीजनिंग में कुछ कम हो जाएगा, मैथ में तो फुल कर लेंगे। क्या है देखो, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है और यह दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है। यदि सीढ़ी के निचले स्तर को 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाया जाता है तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जितना सीढ़ी के ऊपरी सिरा दीवार की ओर ऊपर की ओर खिसकता है। A ladder 5 meter long is standing against the wall and it touches a point on the wall at a height of 3 meter। मान लेते हैं ये वॉल है और ये क्या कर रहा है कि यहां पे टच कर रहा है सीढ़ी। 5 का सीढ़ी था और इस वॉल को 3 पे टच कर रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने इस सीढ़ी को फिर से ऐसे धक्का दिया। इफ द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज मूव्ड 2.6 मीटर टुवर्ड्स द वॉल, मूव किया तो अब क्या होगा, इस सीढ़ी ऊपर चला जाएगा तो कुछ ऐसे फॉर्म होने लगेगा, कुछ ऐसे फॉर्म होने लगेगा। बोलोगे जी सर, हमने 2.6 मीटर आगे बढ़ा दिया तो कुछ ऐसा फॉर्म होने लगेगा। तो आपको बताना है कि देन फाइंड द डिस्टेंस दैट द लैडर विल कवर डज द टॉप एंड स्लाइड ऑफ द वॉल। क्या बोला है कि यदि सीढ़ी के निचले सिरे को 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसका जाता है तो वह दूरी ज्ञात करें जितना सीढ़ी को ऊपरी सिरा दीवार की तरफ खिसकता है। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। सर सबको पता है कि 3 4 5 जो फेमस ट्रिपलेट, तो ये 3 है ये 5 है तो इसका लेंथ 4 होगा। अब 4 में से 2.6 घटा देंगे तो बचा हुआ 1.4 होगा। बोलेंगे जी सर। अब एक बात बताओ,
जो सीढ़ी पहले 5 मीटर का ऐसे लगा था, अब थोड़ा उठा के ऐसे लगा दो तो क्या सीढ़ी का लेंथ बदलेगा? नहीं, सीढ़ी अब भी 5 का है और तब भी 5 का था। तो अब मेरा जो ट्रिपलेट बन रहा होगा वो कुछ यूं बन रहा होगा। इस ट्रायंगल में 5 1.4 का ट्रिपलेट बन रहा है, 5 1.4 का ट्रिपलेट बन रहा है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब मुझे इस ट्रायंगल पे फोकस करना है। तो इसका एक लेंथ 5 है, एक 1.4 है। अगर आप ध्यान से देखो तो 5 1.4 को हमने अलग लिखा। मैं बोला दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 50 हो गया और ये 14 हो गया। जो मेरा आएगा उसे अब 10 से डिवाइड कर दूंगा। मैंने बोला 2 से काटा 25, 2 से काटा 7, जो मेरा आएगा उसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7 24 25 इज अ फेमस ट्रिपलेट। तो 24 दूना 48 बटे 10, जो मेरा आएगा वो क्या आएगा? 4.8। 7 24 25 एक ट्रिपलेट है, जो मेरा आएगा वो क्या आएगा? 4.8। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 5 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर बराबर 4.8। अब मुझे जो ये लेंथ पूरा का पूरा आया वो 4.8 आया, ये पूरा का पूरा। अभी पूरा का पूरा 4.8 आया, लेकिन हमें पूरा चाहिए क्या? नहीं सर, हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ऊपर का पार्ट चाहिए जो ऊपर खिसका है। सर पहले 3 पे था, अब 4.8 पे हो गया, तो कितना खिसका है? 4.8 माइनस 3 1.8, तो 1.8 मीटर खिसक गया, 1.8 मीटर खिसक गया। क्या इस बात से आपत्ति, विपत्ति, कष्ट, पीड़ा, परेशानी? लैडर 25 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट, देखो यहाँ पे लीनिंग अगेंस्ट लिख दिया ना, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल विच इज परपेंडिकुलर टू द लेवल ग्राउंड। द बॉटम ऑफ द लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। If the top of the ladder slips down 4 meter, how much will the bottom of the ladder slip? बोला 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के खिलाफ झुकी हुई है। ये मान लो ये दीवार है, इसके खिलाफ ऐसे झुक गया है 25 पे, जिसका आधार 7 है। अब ये 25 है, इसका आधार 7 है, तो सिंपल सी बात है ये 24 होगा। 7 24 25 इज अ फेमस ट्रिपलेट। अब हुआ क्या कि स्लिप कर गया सीढ़ी, सीढ़ी स्लिप कर गया। सीढ़ी स्लिप किया ऊपर से थोड़ा सा, मान लो सीढ़ी यहां से स्लिप करके यहां आ गया। अब सीढ़ी स्लिप कर गया, सीढ़ी जब स्लिप किया सर तो पीछे से भी थोड़ा स्लिप कर जाएगा, और पीछे से स्लिप करके कुछ इस पॉइंट पे इसने बनाना शुरू कर दिया, कुछ इस पॉइंट पे इसने बनाना शुरू कर दिया। हमसे बोला है कि इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लिप्स डाउन 4 मीटर, ये 4 से स्लिप कर गया, मतलब पहले 24 पे था, अब ये 20 पे हो गया। क्या सीढ़ी का हाइट बदलेगा? नहीं सर, सीढ़ी पहले भी 25 का था, अब भी 25 का रहेगा, तो सीढ़ी 25 का है। अब ये लेंथ 25 है, ये लेंथ 20 है, तो 15 20 25 इज ए फेमस ट्रिपलेट। सर ये लेंथ 15 हो जाएगा, पहले 7 मीटर दूर था सीढ़ी, अब 15 मीटर दूर है, तो कितना खिसका है? सर उसका जो बॉटम पार्ट है वो 8 मीटर खिसक गया है। तो मुझसे बोला है कि हाउ मच विल द बॉटम ऑफ द लैडर स्लिप, तो 8 मीटर स्लिप्ड। चलो आगे बोला लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। देख रहे हो 3 बार में 3 अलग अलग अंग्रेजी लिखा गया है, एक बार स्टैंडिंग अगेंस्ट, एक बार लीनिंग अगेंस्ट, एक बार रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एंड इट्स बॉटम इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इफ इट स्लिप्स डाउन 0.8 मीटर डाउन द वॉल देन इट्स बॉटम विल मूव अवे फ्रॉम द वॉल बाय 1.4 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक सीढ़ी है जो कि खड़ा है दीवार के सहारे, ऐसे बोल सकते हो ना, ऐसे ही बोल सकते हो ना, यस सर बोल सकते हैं। अब वो बोल क्या रहा है? एंड इट्स बॉटम जो है 2.5 मीटर अवे है वॉल से, मतलब ये मेरा 2.5 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक ठीक। बोला इफ इट स्लिप्स 0.8 मीटर डाउन द वॉल देन इट्स बॉटम विल मूव अवे फ्रॉम द वॉल बाई 1.4 मीटर। बोल रहा है कि जब वो 0.8 मीटर डाउन होता है तो ये 1.4 मीटर पीछे खिसक जाता है। तो ये 1.4 मीटर पीछे खिसक गया। कब भैया? जब ऊपर से वो 0.8 मीटर डाउन आया। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे से करना। बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ लैडर बताना है। सर लेंथ ऑफ लैडर यहां पे जो होगा सेम यहां पे भी होगा, क्या इस बात से कोई समस्या? नहीं सर, दोनों जगह एल ही होगा। अब मैं अगर बोलना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर इसको मैं एक्स मान लूं तो मैं एक बार लिख सकता हूं कि जो मेरा एल का स्क्वायर आएगा
वो आएगा एक्स का स्क्वायर। देखो ऑप्शन से भी जा सकते हो, ऑप्शन से भी आप जा सकते हो, 25 10 35 4 39 जा सकते हो, ऑप्शन से जा सकते हो। लेकिन ऑप्शन से थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो बेहतर है कि आप ऑप्शन से ना जाओ। वैसे मैं तो कर लिया हूँ, देखो ये 39 हो रहा है, 13 गुणे 3 39, 13 गुणे 5 65, ये 13 गुणे 4 52 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। 52 8 60, तो 5 गुणे 12, हाँ हो रहा है। दो ट्रिपलेट यूज किया गया, एक 5 12 13 और एक 3 4 5। बस दोनों में गेम खेला गया है, डेसिमल और मल्टीपल देके। फिर भी आप चाहो तो बेसिक से करो। पहले कैसे करोगे, ये एल का स्क्वायर बराबर होगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2.5 प्लस 1.4 का वैल्यू कितना हो गया, 5 4 9 2 1 3, 3.9 का स्क्वायर। और ये जो एल का स्क्वायर होगा ये इसके भी बराबर होगा, एक्स प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस 2.5 प्लस 2.5 का स्क्वायर। क्या इसमें समस्या है? नहीं। चलो सॉल्व करो, एक्स को एक तरफ और इसको एक तरफ कर लो। तो हमने किया एक्स प्लस 0.8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3.9 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो ए माइनस बी तो 0.8 हो गया, और ए प्लस बी 2x प्लस 0.8 हो गया। 3.9 माइनस 2.4 तो ये 1.4 हो गया, और 3.9 प्लस 2.5 9 5 14 और 3 2 5 1 6 6.4 हो गया। 8 से काट दो, 8 8 64, बात खत्म। 0.8 उधर घटाओगे तो क्या होगा, 2x, 14 8 112, 11.2 से 0.8 घटा दो, 112 से 8 घटा दोगे तो 104 हो जाएगा, 10.4। 2 से काटोगे तो x का वैल्यू 5.2 आया, वही बोला ना, x का वैल्यू 5.2 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 5.2 आया तो आप जैसे मन वैसे निकाल लो। देखो ये क्या है, आप अगर इसे देखोगे तो ये है 5 गुणे 5, और ये 52 और 8 60 हो गया, मतलब 6 हो गया। तो ये 5 इंटू 1.2 है, और ये 5 इंटू 0.5 है, तो ये 5 इंटू 1.3 हो जाएगा। 5 12 13 का मल्टीपल है भैया, 5 12 13, 5 12 13 बनाया गया है। नहीं समझ पाए? आपको फिर से दिखाऊं, देखो देखो फिर से देखो, आराम से देखो। हम अगर इस पे फोकस कर रहे हैं तो ये मेरा क्या हो गया, 52 8 60, फिर 5.2 प्लस 0.8 6, और ये 2.5, तो ये मेरा क्या है 5 गुणे 0.5, ये मेरा क्या है 12 गुणे 0.5, तो ये भी हो जाएगा 13 गुणे 0.5, तो 6.5। आप इससे भी सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ध्यान देना। इससे आप जब इस पे नोटिस करोगे, इस कलर को देखो, तो भी हो जाएगा। देखो 25 और 14 कितना होता है, 25 10 35 4 39, 3.9। ये क्या है 1.3 इंटू 3, ये क्या है 1.3 इंटू 4, तो जो ये आएगा 1.3 इंटू 5 आएगा, 13 50 65, अल्टीमेटली 6.5 ही आपका लेडर का हाइट आएगा। सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है शायद, ये शायद पूछा हुआ सीडीएस का सवाल है, या फिर कैट का पूछा हुआ है, हमें ध्यान नहीं आ रहा है। चलो ये सवाल तो कंफर्म सीडीएस 2020 का पूछा हुआ सवाल है, हम तो इसे देखते ही सॉल्व कर दिए थे। 48 14 62 6.2, इतना तेज। जब मैंने सवाल देख रहा था सीडीएस का, तब मैंने इसको देखते ही सॉल्व कर दिया था। A ladder 5 meter long is placed in a room so as to reach a point 4.8 meter higher on a wall। एक एक सवाल मैं खुद छांटता हूँ ना, सीडीएस का बुक छाटूंगा, हर एक चीज छाटूंगा, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग इस सवाल को इस जगह पे रख दिया जाए तो अच्छे से बच्चा को समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कंटेंट बना देता हूँ, फिर उसको रख देता हूँ, फिर कंटेंट बना देता हूँ, रख देता हूँ। तो मुझे सारा सवाल प्लेस मैं खुद ही करता हूँ, एक भी सवाल कोई और प्लेस नहीं करता। कोई भी सवाल कहीं भी अगर कोई मिस हो गया तो ही मैं मिसप्लेस इधर उधर पढ़ाऊंगा, अदरवाइज कोई इधर उधर सवाल नहीं पढ़ाता। ऐसा होगा कभी कभी मुझे याद आ गया कि वो सवाल छूट गया है, बीच में वीडियो को पॉज लूंगा, जाऊंगा, वो सवाल निकाल के लाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा। A ladder 5 meter long is placed in a room so as to reach a point 4.8 meter high on a wall, and on turning the ladder over to the opposite side of the wall without moving the base, it reaches a point 1.4 meter high. What is the breadth of the room? देखो मान लेते हैं 4.8 मीटर लॉन्ग वॉल था, इस पे हम लोगों ने पहुंचाया था इस 5 मीटर के 5 मीटर के सीढ़ी को। अब बोला कि इसको हम लोग बिना, देखो क्या बोला है,
टर्निंग द लैडर ओवर टू द अपोजिट साइड ऑफ द वॉल विदाउट मूविंग द बेस, इस बेस को बिना मूव के सिर्फ लिए ऐसे घुमा दिए, तो ये कुछ ऐसा बन गया होगा, ये कुछ ऐसा बन गया होगा, बोलोगे हाँ। और जो रीच कर रहा है ये 1.4 मीटर पे ही रीच कर रहा है। मान लो थोड़ा छोटा फोटो बनाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो हमने कुछ नहीं किया, इसको लेके ऐसे घुमा दिया। अब इसका लेंथ 4.8 मीटर है और इसका लेंथ 1.4 मीटर है, लेकिन ये तो यहां भी 5 है, ये तो यहां भी 5 है। मुझसे पूछा है कि घर की चौड़ाई कितनी है, तो सर मुझे साफ साफ दिख रहा है 5 4.8 और 1.4 एक ट्रिपलेट है, 5 1.4 और 4.8 एक ट्रिपलेट है। तो जो घर की चौड़ाई होगी 4.8 प्लस 1.4 6.2 होगी। हमने ये एक ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट पे सेट किया गया था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। चलो अगले सवाल करो। ए लैडर इज प्लेस्ड along a wall such that its upper end is touching the top of the wall. The foot of the ladder is 10 feet away from the wall and the ladder is making an angle of 60 degree with the ground. सिंपल सा सवाल है, हमने अगर पुट कर दिया तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और 10 फीट दूर है, तो ये मेरा वॉल का लेंथ हो जाएगा 10√3। पूछा है क्या? नहीं, ये नहीं पूछा है। ये 30 के सामने 10 है तो 60 के सामने 10√3। When a man starts climbing on it, इस पे आदमी चढ़ना शुरू किया सीढ़ी पर, it slips and now ladder make an angle of 30 डिग्री। ये स्लिप कर गया, स्लिप कर गया होगा तो मान लो यहां से अब ये 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा, 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा। तो मुझसे बोला है कि now ladder makes an angle of 30 डिग्री with ground, how much did the ladder slip, कितना लैडर स्लिप किया है। अगर मैं बोलूं 30 के सामने 10 था तो 90 के सामने क्या आता 20, मतलब सर जो मेरा लेंथ ऑफ लैडर था वो 20 फीट था, लेंथ ऑफ लैडर था वो 20 फीट था, तो 20 फीट यहां पे भी लेंथ ऑफ लैडर रहेगा जी। अब 90 के सामने 20 है तो 30 के सामने क्या होगा सर, 30 के सामने 10 होगा। ये लेंथ मेरा 10 है यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का लेंथ 10√3 है। तो मुझसे पूछा गया कितना स्लिप किया था, तो 10√3 से 10 घटा दो तो 10 कॉमन हो जाएगा, 10 × √3 - 1, इतना ही फिट स्लिप कर गया था, 10 × √3 - 1 पार्ट स्लिप कर गया था। क्या आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला केस हम लोग पढ़ेंगे जब आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होता है। जनरली बच्चे देख ही नहीं पाते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कब हो रहा है। आओ देखोगे तो समझ जाओगे, सवाल के माध्यम से ही समझ पाओगे। बहुत इजी सवाल बनते हैं, एक सवाल आपके एसएससी में आया हुआ है पहले, इसी वजह से मैं ये करा रहा हूं। चलो क्या है सवाल देखो। ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन subtends a certain angle at a point 160 मीटर apart from the foot of the tower. On advancing 100 मीटर toward it, the tower is found to be subtend an angle twice as before. The height of the tower is, किसी टावर के पाद से 160 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर का उन्नयन को टावर के पाद की ओर 100 मीटर दूरी चलने पर दोगुना हो जाता है। मान लेते ये टावर है, इससे 160 मीटर दूर कोई एंगल थीटा बन रहा था, 160 मीटर। जब हम टावर के तरफ 100 मीटर बढ़ गए, यहां से हम लोग 100 मीटर आगे बढ़ गए, मान लो यहां बढ़ गए, तो अब ये एंगल इसका दोगुना बनाने लगा, जो कि 2 थीटा हो गया, जो कि 2 थीटा हो गया, जो कि 2 थीटा हो गया। यही बोल रहा है ना, देखो। ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टुवार्ड्स इट द टावर इज फाउंड टू बी सबटेंड एन एंगल ट्वाइस एज बिफोर। वो टावर जो पहले थीटा कर रहा था अब 2 थीटा कर रहा है। कितना आगे गए हैं? 100 आगे गए। मुझसे पूछा है द हाइट ऑफ द टावर इज, टावर का हाइट क्या होगा? सोचो, कुछ समझ में आ रहा है? एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट। अगर मेरा ये थीटा है और ये मेरा अल्फा है, तो इसका जो सम आता है ना, थीटा प्लस अल्फा आता है, कि सम ऑफ बोथ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। जो दोनों इंटीरियर एंगल का सम है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख रहे हो, तो बोलोगे सर इस एंगल का और इस एंगल का जो सम आएगा वो ये आएगा। यस, एकदम आना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है कि इस दोनों का सम ये होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये 2 थीटा हो गया। बात तो सही है, मतलब ये भी थीटा ये भी थीटा। अगर ये दोनों थीटा है तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये और ये साइड बराबर होना चाहिए। बात तो भैया साफ है।
अगर दोनों एंगल बराबर है तो दोनों साइड बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये मेरा 100 है तो ये भी 100 होगा। बात तो साफ है, 100 होगा ही होगा। और जब मेरा ये 100 है और ये 160 है तो ये बचा हुआ 60 होगा। हाँ सर। और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं 6 8 10 3 4 5 इज अ ट्रिपलेट। ये 60 है, ये 100 है, तो ये 80 होगा। तो जो मेरा लेंथ ऑफ टावर होगा वो 80 होगा। 80 मीटर। 80 मीटर। बढ़िया सवाल था ना। फिर से एक बार समझा रहा हूं, समझना। कॉन्सेप्ट एक ही यूज हुआ है जो कि ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ अपोजिट ऑफ, इसके जो अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, उन दोनों का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। हमने यही देखा। इट मीन्स कि इसका और इसका सम इसके बराबर होना चाहिए। तो ये थीटा था, ये 2 थीटा था, तो ये थीटा होना मस्ट है, तभी तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा होगा। अब ये भी थीटा और ये भी थीटा। इट मीन्स कि सर ये दोनों एंगल बराबर, तो इसके दोनों साइड भी बराबर। अब जब दोनों साइड बराबर तो ये 100 तो ये भी 100। अब ये 100 है, ये 60 है, तो ये 80 होगा। बात एकदम साफ है। अगला सवाल भी सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, जल्दी से करो। A tower is standing on a horizontal plane, subtend a certain angle at a point 560 meter away from the foot of the tower. On advancing 320 meter towards it, the tower is found to be subtend an angle twice as before the height of the tower. सेम कहानी है कि पहले 560 मीटर दूर था, पहले 560 मीटर दूर था। जब इसको 320 मीटर बढ़ा दिया गया तो थीटा के जगह 2 थीटा फॉर्म करने लगा। 320 मीटर बढ़ा दिया गया। सर हमें पता है जब ये थीटा और ये 2 थीटा है तो यहां भी ये भी थीटा होगा और ये दोनों बराबर होंगे। तो ये 320 है तो ये भी 320 होगा। और 560 से 320 घटाया तो 6 से 2 गया 4 और 5 से 3 गया 2, ये 240 हो गया। अगर काटे तो क्या देखने को मिलेगा? सर हमें देखने को क्या मिलेगा कि ये 8 चौके 32, ये 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा आपका। अगर हम लोग काट दिए 80 से काटे 80 तिया और 80 से काटे 80 चौके, तो जो मेरा उत्तर आएगा उसे 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उत्तर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 से 3 का स्क्वायर 9, 16 से 9 गया 7, ये √7 होगा। तो ये 80 √7 आंसर होगा। √7 लगभग किसके बराबर है? सर 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 27 का स्क्वायर 729 होता है। तो हम इसे 7 ना लेके ऐसे मान ले कि 700/100 है। तो सर अब इतना तो हमें पता चल रहा है कि 26 और 27 के बीच में आएगा, मतलब 2.65, 2.64, 2.67 ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो हम इसे बोल देंगे, मान लेते हैं 80 गुणे 2.6 ही मान लो, चाहे 2.65 ही मान लो, गुणा कर दो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 4 12, 8 दूना 16, 4 22, लगभग 220। अब देखो 2.65 हमें करेक्ट नहीं पता है ना, क्या पता 2.62 ही हो, हमें नहीं पता है, हम एक अप्रोक्सीमेट लगा रहे हैं। तो आप इतना देखोगे, हम अगर 2.6 तक ले, सिर्फ 2.6 तक ही ले, तो आपका आंसर 26 8 200 वाट, लगभग 200 वाट आ जाएगा। तो आप इतना समझ गए 208, 210, 212, 220 इसी के आसपास आंसर हिलेगा डुलेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हम लोग रूट 7 का एक्यूरेट निकालने के नीड नहीं है क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर थे। जो उत्तर होगा 211.66 टिक कर सकते हो। क्लियर है? बोलेंगे जी सर क्लियर है। एक क्लास और आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस का मैं हाइट एंड डिस्टेंस में दूंगा और फिर हाइट एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय सभी को।